नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस समझ रहे हैं। आज हम यहाँ पर इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जेस। आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझाइए। दिस इज अवर 3rd क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंतर्गत ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट के अंदर अट्रैक्शन पावर आ जाता है और जिसके कारण ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वह जो कारण है उसे हम क्या कह सकते हैं? चार्ज कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो चार्ज क्या है? इट इज द कॉज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज हमने देखे थे, 2 प्रकार के चार्ज थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस। एक धनावेश था और एक ऋणावेश था। आज हम ये समझने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है कि जब कांच की रॉड को आपने देखा था कि ग्लास रॉड को अगर हम सिल्क क्लॉथ से रब करते थे तो हमने ये देखा था कि उसके अंदर सिल्क क्लॉथ के अंदर ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाती थी, और जब एबोनाइट की रॉड को हमने रब किया था वुलन क्लॉथ से तो एबोनाइट की रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कैसे आ जाते हैं, है ना, ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड के ऊपर, यही समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो काय से बने हैं? एटम से, है ना। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। सभी संसार की चीज़ें काय से बनी हैं? एटम से बनी हुई। अब एटम जो होता है उसके अंदर, ठीक है, एटम के अंदर हम देखते हैं, ये अगर हम एटम का स्ट्रक्चर माने तो एटम के बीचों बीच होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और होते हैं न्यूट्रॉन्स, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, आर्य बात समझ। और आसपास एक डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। कौन? इन ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो डेफिनेट ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर रोटेट होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखने में ये आता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर समझ लीजिए 4 प्रोटॉन बनाए, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन, अधिकतर ऐसे एटम होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। एक जो इलेक्ट्रॉन है और एक जो प्रोटॉन है, उसके ऊपर एक जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, मिनिमम चार्ज, वो होता है 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। कितना चार्ज होता है बेटे किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसको स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। अब अगर मान लीजिए प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, है ना। प्रोटॉन के ऊपर जो है जो चार्ज होगा वो कितना होगा? प्लस में होगा, 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम।
और जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वह भी इतना ही होगा, परंतु उसकी जो नेचर होगी वो नेगेटिव होगी, यानी माइनस में है ना 1.602 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब आप देख रहे हैं कि अच्छा ये जो है एक्चुअल वैल्यू है ना, परंतु इसी को अगर हम ई से रिप्रेजेंट कर दें, ये जो 1e है इसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, या ठीक है आपका जो बेसिक चार्ज है, जो वैल्यू है उसकी चार्ज की, वो क्या है 1e। 1e से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इस चार्ज को। तो प्रोटॉन के ऊपर +1e हो गया और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1e चार्ज हो गया, ऐसा मान सकते हैं। अब होता क्या है, अगर 4 प्रोटॉन हैं तो 4 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर +1e है, तो 4 प्रोटॉन हैं तो 4 प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा। इस एटम में जो आपको ऊपर दिख रहा है ना, उसमें जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस का 4e, कितना हो गया, प्लस का 4e। और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है उसमें वह भी चार्ज है 4 है, सॉरी, एक के ऊपर माइनस का 1e, दो के ऊपर भी दो के ऊपर जो है -2e हो गया, 4 के ऊपर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस का 4e, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनके ऊपर टोटल चार्ज हो जाएगा माइनस का 4e। तो हमने देखा कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, 4e के बराबर, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, -4e के बराबर हो गया। ठीक है, आगे बस। अब टोटल अगर मैं पूछूं कि इस जो एटम है इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो अगर हम देखें तो इस एटम के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा +4e और -4e मिलके कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम देखें तो ये एटम एक हिसाब से न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, आर्यभट्ट ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इस एटम के ऊपर ठीक। तो एटम जो होते हैं वो एक हिसाब से कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब जब एटम न्यूट्रल होते हैं तो फिर कांच की रॉड के ऊपर चार्ज क्यों आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बंधे होते हैं किससे, इस न्यूक्लियस से, या अपन बोल सकते हैं प्रोटॉन से, प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि हमने देखा था अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, जैसे हमने देखा कि जब गिलास की रॉड है, अब मैं थोड़ी सी गिलास की रॉड को बड़ा करके बता रहा हूँ। इसके अंदर गिलास के एटम्स हैं, ये एटम्स मान लीजिए। अब इन एटम में बीचों बीच जो है न्यूक्लियस है और आसपास कौन लगा रहा है चक्कर, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, है ना। अब होता क्या है बेटे, जब हम इसको गिलास रॉड को रगड़ते हैं, रब करते हैं सिल्क क्लॉथ से, ये हमारा सिल्क क्लॉथ है, इससे हमने रब किया, ठीक है, इस गिलास रॉड को
तो रब करने से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट होके निकलकर, गिलास में से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कहाँ पर, इस सिल्क की क्लॉथ के ऊपर आ जाते हैं। कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन आ गए। मान लीजिए इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला, है ना, इस एटम में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, करोड़ों अरबों की संख्या में निकलते हैं एक बार में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है हर एटम में, वह इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई। पहले क्या था, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तो इससे क्या हुआ, जो चार्ज थे बराबर होने के कारण जो है एटम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। टोटल चार्ज जो एटम के ऊपर है वो कितना हो गया, 0 हो गया। परंतु अब हो क्या रहा है कि हर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, तो हर एटम के पास एक प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा हो गई। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ से अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, इसके ऊपर। अब एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन बचे, तो इसके ऊपर, इस एटम के ऊपर अगर देखें तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आप देखें टोटल चार्ज कितना हो गया इस एटम के ऊपर, इस एटम के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया, +2e -1e बराबर +e। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके पास, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा, ये एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, इसलिए इस एटम के ऊपर भी 1e चार्ज हो गया प्लस का। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस का 1e चार्ज हो गया, ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन निकलकर एक्साइट होकर यहाँ चले गए सिल्क के क्लॉथ के ऊपर। अब अगर मैं बोलूँ कि इस ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज किसके कारण हो गया, इस एटम के कारण, इसके ऊपर। एक पॉजिटिव चार्ज इस एटम के कारण आ गया, इसके ऊपर। एक पॉजिटिव चार्ज इस एटम के कारण आ गया। इस प्रकार से ये जो ग्लास रॉड है, यह जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हुई। अंडरस्टैंड। अब एक बात यह है कि जैसे ये ग्लास रॉड है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, किसके ऊपर, सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, ध्यान रखिए आप। पहले सिल्क क्लॉथ के एटम भी निगेटिव चार्ज थे, इनके एटम भी न्यूट्रल थे, तो सिल्क क्लॉथ के अंदर एटम थे वो भी न्यूट्रल थे, उनके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था। अंडरस्टैंड। परंतु जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क क्लॉथ के ऊपर आए तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे, ये जो सिल्क क्लॉथ है ये सिल्क क्लॉथ है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर, इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आए, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 आए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 है तो 3 पॉजिटिव चार्ज, 4 है तो 4 पॉजिटिव चार्ज के बराबर चार्ज आ जाएगा इसमें, ठीक है। अभी जैसे मैंने डायग्राम बताया तो 5 + 5e चार्ज आ गया, उतना ही प्लस का माइनस का 5e चार्ज किसके पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, सिल्क के क्लॉथ के ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। तो यही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। ये हम क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कि किसी चीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आधार पर हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी को पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है और नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आया। तो नेगेटिव चार्ज का कारण इसका अपोजिट मान सकते हो कि जैसे एबोनाइट की रॉड है, दिस इज एबोनाइट रॉड। इस एबोनाइट की रॉड को हमने इस वुलन क्लॉथ से रगड़ा था, ऊन से रगड़ा था।
अब जब हम इसको रब करते हैं ऊन से, तो ऊन में से निकल के, ये जो ऊन है इसके इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं यहां पर। एक बात ध्यान रखिए, जहां पर जैसे अब इसके अंदर भी एटम है और यहां भी एटम, आप एक चौक लें, चौक को पत्थर पर रगड़ें तो क्या होगा? पत्थर के पार्टिकल निकल के चौक के ऊपर आएंगे कि चौक के निकल के पत्थर के ऊपर जाएंगे? बताइए। चौक के पार्टिकल निकल के काय के ऊपर जाएंगे? पत्थर के ऊपर। कारण क्या है? कारण ये है बेटे कि जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो कमजोर ताकत से बंधे हुए हैं आपस में। जो बाइंडिंग फोर्स है चौक के पार्टिकल के बीच में वो कमजोर है, वीक है ना? तो जिसमें वीक होगी बाइंडिंग फोर्स, उसके पार्टिकल निकल के आएंगे। अब अगर मान लो हम पत्थर को रगड़ें काय के ऊपर, एक मजबूत पत्थर के ऊपर या एक लोहे के ऊपर, मजबूत लोहे के ऊपर, तो हम देखेंगे कि पत्थर में से पार्टिकल निकलने लग जाएंगे। आर्यवासन काय में से निकलने लग जाएंगे? पत्थर में से निकलने लग जाएंगे। जैसे छेनी से हम पत्थर पे मारते हैं तो धीरे धीरे छेनी के कारण जो है पत्थर में से पार्टिकल निकलने लग जाते हैं। क्यों? कि जो लोहा है जिससे हमने पत्थर को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, वो ज़्यादा मजबूत है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं जो मजबूती से बंधे हुए हैं, तो उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर एबोनाइट की रॉड और उलन क्लॉथ के बीच में कंपेयर करें तो उलन क्लॉथ के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कमजोरी से बंधे हुए हैं एटम के साथ, एज कंपेयर टू एबोनाइट रॉड। तो इससे क्या होता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आते हैं। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, है ना? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया तो एक +E चार्ज और बढ़ गया। पहले सिल्क क्लॉथ और दोनों कैसे थे? न्यूट्रल। परंतु जैसे ही हमने रब किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर, उलन क्लॉथ से निकलकर काय के ऊपर आ रहे हैं बेटे? किसके ऊपर आ रहे हैं? ये एबोनाइट की रॉड के ऊपर। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया तो एक नेगेटिव चार्ज, फिर दूसरा नेगेटिव चार्ज, हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक -1 -1 चार्ज लेके आ रहा है अपने साथ। तो पहले तो कुछ भी चार्ज नहीं था, 0 था समझ लीजिए। अब इस एबोनाइट की रॉड के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया? -3E, 1E पर नेगेटिव है, नेगेटिव में -1 को जोड़ोगे तो क्या होगा? -3। तो इसी प्रकार -1E और -1E मिलके हो गया -3E। तो इस एबोनाइट की रॉड के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर 4 आ जाएंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा, -4E हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, हर इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इसमें से +E चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा +3E। इसके ऊपर? उलन क्लॉथ के ऊपर, ऊन के ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, सबको समझ में आया? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है किसका? चार्ज का। कि कैसे लिखेंगे आंसर इसका? सिंस वी नो दैट द ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स हैव equal amount of electrons and protons. Electron has charge -1.602 into 10 की power -19 coulomb, and proton has same charge but opposite in nature, means +1.602 into 10 की power -19 coulomb. This charge is called elementary charge and represented by 1E. Since any atom has equal number of proton and electrons, therefore atom is generally neutral in nature. Atom कैसा होगा? न्यूट्रल और न्यूट्रल नेचर में होगा। But when we rub any object with another object, then the object in which electrons are binded loosely transfer to the another object. ठीक है, आर्यवासन में। एंड when electron transferred from one object to another object, the electron carries the negative charge with it
ठीक, आर्य वसल। Therefore, the object which has less electrons becomes positively charged, and the object on which electron get transferred becomes negatively charged. For example, when we rub a glass rod with the silk cloth, the glass rod electrons of the glass rod is loosely bounded. Therefore, they transfer from glass rod to the silk cloth. Therefore, glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged. Understand? Same case occur in the ebonite. But in ebonite case, when ebonite rod is rubbed with the woolen cloth, the electron transferred from the woolen cloth to the ebonite rod. Therefore, ebonite rods, electrons get transferred from the woolen cloth to the ebonite rod. Therefore, ebonite rod becomes negatively charged, and the woolen cloth becomes positively charged. Understand? तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, जो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।